दोस्तों, ओपेनहाइमर गाय बर्ड और मार्टिन जे शेरविन की लिखी ओपेनहाइमर की बायोग्राफी अमेरिकन प्रोमेथियस पर बेस्ड है। क्रिस्टोफर नोलन की डायरेक्ट की गई इस फिल्म की लीड कास्ट में हमें दिखते हैं किलियन मर्फी, जो जे रॉबर्ट ओपेनहाइमर के कैरेक्टर में, रॉबर्ट डॉनी जूनियर, ये अमेरिकन बिजनेसमैन और फिलैंथ्रोपिस्ट लुइस स्ट्रॉस के रोल में दिखते हैं, एमिली ब्लंट ओपेनहाइमर की वाइफ कैथरीन या किटी के कैरेक्टर में नजर आती हैं, मैट डेमन जो यूएस आर्मी ऑफिसर लेस्ली ग्रोव्स के कैरेक्टर में है, और फ्लोरेंस पग दिखती हैं ओपेनहाइमर की गर्लफ्रेंड या सिर्फ फ्रेंड जीन टेटलॉक के कैरेक्टर में। चलिए दोस्तों, ओपेनहाइमर फिल्म की कहानी जानते हैं। दोस्तों, इस फिल्म को क्रिस्टोफर नोलन के सिग्नेचर स्टाइल मल्टीपल टाइमलाइंस में दिखाया गया है। मतलब कुछ सेकंड्स के लिए ओपेनहाइमर पर मुकदमा चलते हुए दिखाते हैं, जो सीन हिरोशिमा नागासाकी के न्यूक्लियर अटैक्स के बाद का है, और कुछ सेकंड्स के लिए ओपेनहाइमर के वो दिन दिखाए जाते हैं जब वो यूरोप के कॉलेजेस में स्टूडेंट थे। कुछ सेकंड्स के लिए ओपेनहाइमर की लाइफ के उस टाइम को दिखाया जाता है जब वो बर्कली की यूनिवर्सिटी ऑफ कैलिफोर्निया में भौतिकी मतलब फिजिक्स के प्रोफेसर थे, और कुछ सेकंड्स के लिए वर्ल्ड वॉर 2 के टाइम ओपेनहाइमर और यूएस एटॉमिक एनर्जी कमीशन मतलब AEC के चेयरमैन और सेल्फ मेड बिजनेसमैन लुइस स्ट्रॉस के बीच की बातचीत और जनरल एडवाइजरी कमेटी के कोर्ट सीन्स दिखाए जाते हैं। फिल्म की इस टाइमलाइन को ब्लैक एंड व्हाइट में दिखाया गया है। दोस्तों, कंफ्यूजन से बचने के लिए मैं इस फिल्म की कहानी को लीनियर फैशन में सुनाने की कोशिश करूंगा। मतलब पहले की घटनाएं पहले और बाद की घटनाएं बाद में। ओपेनहाइमर इंग्लैंड में कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी के क्राइस्ट कॉलेज में क्वांटम फिजिक्स की पढ़ाई कर रहे होते हैं, लेकिन उनके ट्यूटर पैट्रिक ब्लैकेट उनसे लेबोरेटरी का बोरिंग काम करवा रहे होते हैं। एक दिन ओपेनहाइमर को पता चलता है कि ग्रेट डैनिश फिजिसिस्ट नील्स बोर का लेक्चर स्टार्ट होने वाला है, लेकिन पैट्रिक ओपेनहाइमर को जाकर लेक्चर अटेंड करने से मना कर देते हैं। इस वजह से किलियन मर्फी मतलब रॉबर्ट ओपेनहाइमर छुपकर ट्यूटर पैट्रिक की टेबल पर रखे एक ग्रीन एप्पल में जहर यानी हार्मफुल केमिकल का इंजेक्शन ठोक देते हैं, जिससे पैट्रिक वो ग्रीन एप्पल खाकर मर जाए। ऐसा करके वो लेबोरेटरी से लेक्चर अटेंड करने के लिए भाग जाते हैं, लेकिन कुछ देर बाद ओपेनहाइमर को एहसास होता है कि उन्होंने बहुत गलत किया, और लेक्चर अटेंड करने के बाद वो भागकर कॉलेज की लैब जाते हैं और वहां वो देखते हैं कि वो जहरीली एप्पल महान साइंटिस्ट नील्स बोर ने खाने के लिए उठा रखी है, और इससे पहले कि बोर वो एप्पल खा ले, ओपेनहाइमर उस जहरीली एप्पल को छीनकर डस्टबिन में फेंक देते हैं। एक्चुअली ओपेनहाइमर ने लेक्चर में नील्स बोर से एटॉमिक एनर्जी पर एक क्वेश्चन पूछा होता है। बोर उस क्वेश्चन से इतने इम्प्रेस हो जाते हैं कि वो ओपेनहाइमर को ढूंढते ढूंढते लेबोरेटरी तक आ जाते हैं। ओपेनहाइमर को चलते फिरते, लोगों से बात करते, अपने बेड पर लेटे हुए अंतरिक्ष के तारों में होने वाली न्यूक्लियर रिएक्शंस दिखती रहती हैं। दोस्तों, आपकी नॉलेज के लिए बता दूं कि रात को आसमान में हमें जो तारे दिखते हैं वो सब एक्चुअल में बहुत ज़्यादा दूर मौजूद सूरज ही है। मतलब हमारे इस यूनिवर्स में एक नहीं, बहुत सारे सूरज हैं। कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी में बुरा वक्त बिताने के बाद ओपेनहाइमर अपने पापा की पैदाइश वाले देश जर्मनी की यूनिवर्सिटी ऑफ गॉटिंगन में थ्योरेटिकल फिजिक्स पढ़ने चले जाते हैं, और यूनिवर्सिटी ऑफ गॉटिंगन में उनकी मुलाकात कई जीनियस ब्रेन्स से होती है, जैसे वर्नर हाइजेनबर्ग, एनरिको फर्मी और एडवर्ड टेलर, जिन्हें फादर ऑफ हाइड्रोजन बॉम्ब कहा जाता है। दोस्तों, इस फिल्म में गूज़बम्प्स देने वाली एक बात जो मुझे दिखी वो ये कि जिन जिन फिजिसिस्ट्स की थ्योरीज को हमने अपनी फिजिक्स की बुक्स में पढ़ा है, उनमें से ज्यादातर महान साइंटिस्ट इस फिल्म में हमें बातें करते हुए दिखाई देते हैं। वो जैसे ही स्क्रीन पर आते हैं, देखकर लगता है अरे इनकी थ्योरी तो मैं अपनी फिजिक्स की बुक में पढ़ चुका हूँ। यूनिवर्सिटी ऑफ गॉटिंगन में ओपेनहाइमर पढ़ाई को काफी एंजॉय करते हैं। दोस्तों, मैं आपकी जानकारी के लिए बता दूं कि ओपेनहाइमर मूवी में इंग्लैंड के कैम्ब्रिज और जर्मनी के गॉटिंगन को बहुत ही लिमिटेड टाइम के लिए दिखाया गया। यूनिवर्सिटी ऑफ गॉटिंगन से महज 23 साल की एज में PhD पूरी करने के बाद रॉबर्ट ओपेनहाइमर यूएस के बर्कली की यूनिवर्सिटी ऑफ कैलिफोर्निया में क्वांटम फिजिक्स पढ़ाना शुरू कर देते हैं। ओपेनहाइमर स्टार्स और ब्लैक होल्स में होने वाली रिएक्शंस के ऊपर रिसर्च कर रहे होते हैं, और इस वजह से कई सारे क्यूरियस वैज्ञानिक उनके लेक्चर्स अटेंड करने आते हैं। ओपेनहाइमर ये खोज करते हैं कि एक तारा अपने आखिरी वक्त में खुद की ही बढ़ी हुई ग्रेविटी की वजह से ख़त्म होने लगता है, यानी खुद को ही खाने लग जाता है और एक ब्लैक होल में कन्वर्ट हो जाता है। फिर एक पार्टी में ओपेनहाइमर की मुलाकात संयुक्त राज्य अमेरिका की कम्युनिस्ट पार्टी की मेंबर और पेशे से साइकाइट्रिस्ट और फिजिशियन जीन टेटलॉक से होती है। जीन ओपेनहाइमर की फिजिक्स पर फिदा हो जाती है और फिर दोनों के बीच
एक इंटीमेट सीन दिखाया जाता है। इसी वक्त ओपेनहाइमर के ऊपर बिना कपड़ों के बैठी जीन की नज़र ओपेनहाइमर के रूम में रखी भगवत गीता की बुक पर पड़ जाती है और वो भगवत गीता खोलकर ओपेनहाइमर से पूछती है, ये कौन सी लैंग्वेज है? ओपेनहाइमर कहते हैं, ये संस्कृत है। फिर जीन ओपेनहाइमर से एक श्लोक का मतलब पूछती है तो ओपेनहाइमर कहते हैं, इसका मतलब है मैं मृत्यु हूँ, संसार का विनाशक। दोस्तों, कम्युनिस्ट विचारधारा के लोग क्लासलेस यानी वर्गहीन सोसाइटी में विश्वास करते हैं। एक कम्युनिस्ट समाज में आप कुछ काम करो या नहीं, आपको आपकी ज़रूरत का सामान दिया जाएगा, सबको बराबर। कम्युनिस्ट सोसाइटी में मनी या करेंसी की कोई जगह नहीं होती, प्राइवेट प्रॉपर्टी भी नहीं हो सकती, सब कुछ सबका होता है। फैक्ट्री में काम करने वाले वर्कर ही फैक्ट्री के मालिक भी होते हैं, सबका फैक्ट्री पर बराबर हक होता है। दुनिया में जर्मनी के कार्ल मार्क्स और रशिया के व्लादिमीर लेनिन का नाम अक्सर कम्युनिज्म के साथ जोड़कर देखा जाता है। अगर आप कम्युनिज्म के बारे में और डीप में जानना चाहते हैं तो आप इसके बारे में इंटरनेट पर रिसर्च कर सकते हैं। चलिए दोस्तों, अब हम ओपेनहाइमर फिल्म की स्टोरी के साथ आगे बढ़ते हैं। दोस्तों, अब ओपेनहाइमर के दिलो दिमाग पर एटम बॉम्ब बनाने का भूत सवार हो जाता है। यूरोप से खबर आती है कि हिटलर ने पोलैंड पर अटैक कर दिया है और ओपेनहाइमर को यह भी अंदाजा होता है कि जर्मनी जबरदस्त साइंटिस्ट से भरा पड़ा है। एल्बर्ट आइंस्टाइन भी तो जर्मनी के ही थे। ओपेनहाइमर को एहसास हो जाता है कि जर्मनी ने न्यूक्लियर यानी एटम बॉम्ब पहले बना लिया तो हिटलर पूरी दुनिया तबाह कर देगा। अब तक ओपेनहाइमर का पूरा ध्यान फिजिक्स की थ्योरी की तरफ था, लेकिन लॉरेंस को सक्सेसफुल प्रैक्टिकल एक्सपेरिमेंट करते देख ओपेनहाइमर को लगता है कि केवल थ्योरी से कुछ नहीं होने वाला, प्रैक्टिकल एक्सपेरिमेंट्स करने बहुत ज़रूरी है, क्योंकि ओपेनहाइमर की कुछ थ्योरीज गलत भी साबित हो चुकी थी। अब ओपेनहाइमर एटम बॉम्ब बनाने के पीछे पड़ जाते हैं। अब कुछ सालों बाद ओपेनहाइमर जर्मन अमेरिकन बॉटनिस्ट कैथरीन यानी किटी से मिलते हैं और दोनों एक दूसरे की तरफ अट्रैक्ट हो जाते हैं। ओपेनहाइमर किटी को न्यू मैक्सिको दिखाने ले जाते हैं, जिस जगह से वो इमोशनली बहुत ज़्यादा अटैच्ड थे। किटी उनको खुद के पिछले अफेयर्स के बारे में बता रही होती है कि ओपेनहाइमर एकदम से किटी को किस कर देते हैं और फिर दोनों शादी करने का फैसला करते हैं। लेकिन किटी से शादी के बाद भी ओपेनहाइमर कई बार अपनी दोस्त जीन के पास सेक्सुअल रिलेशन के लिए जाते रहते हैं। इस तरह से ओपेनहाइमर काफ़ी टाइम तक घर वाली बाहर वाली खेलते रहते हैं। कुछ टाइम के बाद यूनाइटेड स्टेट्स आर्मी कॉर्प्स ऑफ इंजीनियर्स के ऑफिसर लेस्ली क्रोव्स ओपेनहाइमर के ऑफिस आते हैं और ओपेनहाइमर को बताते हैं कि रशिया ने एटॉमिक एनर्जी पर काम शुरू कर दिया है। अगर रशिया ने उनसे पहले एटम बॉम्ब बना लिया तो उन सबकी कब्र खुदने में ज़्यादा वक्त नहीं लगेगा। लेस्ली आगे कहते हैं कि मैंने सुना है कि आप एटॉमिक साइंस के जीनियस हो और आपको ही लॉस एलामोस लेबोरेटरी का डायरेक्टर बनाना चाहिए। ओपेनहाइमर तैयार हो जाते हैं। ओपेनहाइमर की गाइडेंस में न्यू मैक्सिको में 15 साइंटिस्ट्स की टीम के साथ न्यूक्लियर बॉम्ब टेस्टिंग के लिए लॉस एलामोस लेबोरेटरी सेटअप की जाती है, क्योंकि उस इलाके में आबादी यानी पॉपुलेशन नहीं होती। ओपेनहाइमर जनरल लेस्ली से कहते हैं कि हमको इस लेबोरेटरी के पास एक छोटा सा शहर भी बसाना पड़ेगा, जिससे साइंटिस्ट्स की फैमिलीज भी उनके पास रह सकें। साइंटिस्ट्स की फैमिलीज साथ रहेंगी तो वो खुश होकर काम करेंगे और रिजल्ट्स जल्दी देखने को मिलेंगे। अब ओपेनहाइमर के कहे अकॉर्डिंग लॉस एलामोस लेबोरेटरी के पास एक छोटी सी सिटी सेटअप कर ली जाती है। एटम बॉम्ब बनाने के लिए साइंटिस्ट रिसर्च वर्क शुरू कर देते हैं। अब ओपेनहाइमर सलाह मशवरा करने के लिए जर्मन जीनियस एल्बर्ट आइंस्टाइन के पास जाते हैं और एल्बर्ट आइंस्टाइन उनको चेतावनी दे देते हैं कि जो एटम बॉम्ब तुम बनाने जा रहे हो वो भयंकर तबाही मचा सकता है। अब ओपेनहाइमर के पास खबर आती है कि उनकी फ्रेंड जीन ने सुसाइड कर लिया है। ये खबर सुन के ओपेनहाइमर टूट से जाते हैं, क्योंकि जीन बहुत बार उनसे रिक्वेस्ट कर चुकी होती है कि मेरे पास आ जाओ। अब ओपेनहाइमर की वाइफ किटी उनको इमोशनल सपोर्ट देती है। इसी बीच जर्मनी के गॉटिंगन यूनिवर्सिटी में ओपेनहाइमर के साथ पढ़ चुके उनके दोस्त एडवर्ड टेलर उनको हाइड्रोजन बॉम्ब पर काम करने का सजेशन देते हैं। दोस्तों, आपकी जानकारी के लिए बता दूं कि एडवर्ड टेलर को ही फादर ऑफ हाइड्रोजन बॉम्ब कहा जाता है। ओपेनहाइमर हाइड्रोजन बॉम्ब पर काम करने से सख्त मना कर देते हैं, क्योंकि उनको ये अंदाज़ा होता है कि हाइड्रोजन बॉम्ब एटम बॉम्ब का भी बाप होता है। बाप क्या, दादा होता है। उसमें एटम बॉम्ब से 1000 गुना ज़्यादा पावर होती है। अगर उनके देखे देख किसी और देश ने हाइड्रोजन बॉम्ब बना लिया और तीसरा वर्ल्ड वॉर हो गया तो पूरी दुनिया में मौत तांडव करेगी। आखिरकार एटम बॉम्ब पर ही काम करने का फैसला किया जाता है। अब इसके लिए ज़रूरत थी ढेर सारे प्लूटोनियम की। प्लूटोनियम एक अनस्टेबल मेटल होता है। अब दोस्तों, हम ओपेनहाइमर के बनाए एटॉमिक बॉम्ब में होने वाली फिशन चेन रिएक्शन को समझते हैं। दरअसल इस एटम बॉम्ब में
एक न्यूट्रॉन को प्लूटोनियम 239 के न्यूक्लियस से टकराया जाता है और इस टक्कर से पैदा होते हैं जेनॉन 134, जर्कोनियम 103 यानी 103 और 3 न्यूट्रॉन्स, और साथ में निकलती है एनर्जी या कह लीजिए ऊर्जा का विस्फोट होता है। अब इस रिएक्शन से निकले 3 न्यूट्रॉन्स में से एक या 2 न्यूट्रॉन्स वापस से बाकी बचे प्लूटोनियम के एटम्स से टकराते रहते हैं और लगातार होती ये टक्करें भयानक ऊर्जा को जन्म देती हैं। क्योंकि एक बार शुरू करने पर यह रिएक्शन खुद ब खुद चलती रहती है, इसलिए इसको चेन रिएक्शन कहा जाता है। दोस्तों, फिशन रिएक्शन में जो एनर्जी निकलती है वो एक्चुअली हीट और साउंड के फॉर्म में निकलती है, और इसी गर्मी की वजह से एटम बॉम्ब फटने पर टेम्परेचर 4000 डिग्री सेल्सियस पहुंच जाता है। एटम बॉम्ब इसी तरह काम करता है। दोस्तों, अब बारी थी एटम बॉम्ब को बनाने के लिए प्लूटोनियम इकट्ठा करने की, और इसके लिए उस टाइम में यूनाइटेड स्टेट्स ने प्लूटोनियम बनाने के लिए कई बिलियन डॉलर्स खर्च कर दिए और थोड़ा थोड़ा करके प्लूटोनियम इकट्ठा होने लगा। वर्ल्ड के पहले एटम बॉम्ब टेस्ट को ट्रिनिटी टेस्ट नाम दिया गया। ट्रिनिटी नाम क्रिश्चियन रिलीजियन से डिराइव्ड है, जिसका मतलब है फादर, सन और होली स्पिरिट। फाइनली 15 जुलाई 1945 के दिन तैयार किए गए एटम बॉम्ब को एक टावर पर चढ़ाया जाता है, लेकिन कुछ घंटे बाद ही बारिश आने लग जाती है। दोस्तों, इस टेस्ट में कई बिलियन डॉलर्स लगे होते हैं, इसलिए कई साइंटिस्ट तो सलाह देते हैं कि टेस्ट को कुछ टाइम के लिए टाल देना चाहिए। लेकिन किलियन मर्फी मतलब ओपेनहाइमर कहते हैं कि मैं न्यू मैक्सिको के मौसम से अच्छी तरह वाकिफ, कल सुबह से पहले पहले बारिश थम जाएगी और हम बॉम्ब टेस्ट कर लेंगे। अल्टीमेटली फ्रेंड्स, 16 जुलाई 1945 की सुबह 5:30 बजे एटम बॉम्ब को डेटोनेट यानी कि टेस्ट किया गया। टेस्ट के वक्त सारे साइंटिस्ट्स और यूएस आर्मी के ऑफिसर्स बॉम्ब से कई मील दूर टेस्ट का रिजल्ट देखने के लिए मौजूद थे, और इस बॉम्ब से पैदा हुई भयानक रोशनी, ज़बरदस्त रोशनी को देखकर ओपेनहाइमर ने भगवत गीता का श्लोक कहा, जिसका मतलब था मैं मृत्यु हूँ, संसार को नष्ट करने वाला, आई एम डेथ, डिस्ट्रॉयर ऑफ वर्ल्ड्स। ट्रिनिटी टेस्ट के सक्सेसफुल होने के बाद यूएस गवर्नमेंट को फैसला लेना था कि एटम बॉम्ब किस देश पर गिराने चाहिए। संयुक्त राज्य अमेरिका की सरकार को यह खबर मिली, जापान ने उनके पर्ल हार्बर में प्रेजेंट नेवल बेस पर हमला कर दिया है, इसलिए यूएस गवर्नमेंट ने जापान को ही अपना निशाना बनाने का फैसला लिया। यूएस गवर्नमेंट ने जापान में 16 साइट्स को मार्क किया और फाइनली यूएस प्रेसिडेंट हैरी ट्रूमन और उनकी टीम ने हिरोशिमा और नागासाकी पर बॉम्ब्स गिराने का फैसला लिया। ओपेनहाइमर को हिरोशिमा और नागासाकी की पॉपुलेशन का कोई आइडिया नहीं था, लेकिन वैसे भी फैसला तो यूएस गवर्नमेंट और प्रेसिडेंट हैरी ट्रूमन को ही लेना था। ओपेनहाइमर और उनकी वैज्ञानिकों की टीम लिटिल बॉय और फेटनैम नाम के 2 एटॉमिक बॉम्ब्स बनाकर यूएस आर्मी के हवाले कर देती है, और इस तरफ से खबर आती है कि यूएस एयरफोर्स ने हिरोशिमा और नागासाकी पर बॉम्ब्स गिरा दिए और लगभग 2.25 लाख से ज़्यादा बेकसूर जापानीज लोग मारे जा चुके हैं, और इसी के साथ वर्ल्ड वॉर 2 का अंत हो जाता है। ओपेनहाइमर की तस्वीर अमेरिका की टाइम मैगजीन के फ्रंट पेज पर छपती है और उस पर लिखा होता है फादर ऑफ एटॉमिक बॉम्ब। अपनी फोटो के साथ ऐसा लिखा देखकर ओपेनहाइमर दुख से भर जाता है। यूनाइटेड स्टेट्स के राष्ट्रपति हैरी ट्रूमन ओपेनहाइमर को कंग्रेचुलेट करने के लिए बुलाते हैं और हैरी ओपेनहाइमर से और एटॉमिक बॉम्ब्स बनाने के लिए कहते हैं, लेकिन ओपेनहाइमर ये करने से मना करते हुए कहते हैं कि ये बॉम्ब्स बेहद ख़तरनाक हैं और उनको ऐसे और एटॉमिक बॉम्ब्स नहीं बनाने चाहिए, नहीं तो पूरी दुनिया ख़त्म हो सकती है। ओपेनहाइमर आगे कहते हैं कि हिरोशिमा नागासाकी की बॉम्बिंग्स के बाद उनको खुद के हाथ मासूमों के खून से रंगे हुए महसूस हो रहे हैं, लेकिन हैरी ट्रूमन हंसते हुए कहते हैं कि जापानीज लोग ओपेनहाइमर के नहीं उनके दुश्मन हैं और हिरोशिमा नागासाकी पर अटैक करने का फैसला उनका था, ना कि ओपेनहाइमर का। इसलिए प्रेसिडेंट हैरी के हाथ खून से रंगे ना कि ओपेनहाइमर के। ये कहकर हैरी ट्रूमन ओपेनहाइमर को अपने ऑफिस से रफा दफा करते हुए अपने असिस्टेंट से कहते हैं कि इस बेवकूफ़ को आगे से मेरे ऑफिस में बुलाने की कोई ज़रूरत नहीं है। 1947 में ओपेनहाइमर की लाइफ में यूएस एटॉमिक एनर्जी कमीशन मतलब AEC के चेयरमैन लुइस स्ट्रॉस यानी रॉबर्ट डॉनी जूनियर की एंट्री होती है और स्ट्रॉस ओपेनहाइमर को प्रिंसटन के इंस्टीट्यूट फॉर एडवांस्ड स्टडी के डायरेक्टर की पोजीशन ऑफर करते हैं। लेकिन तभी ओपेनहाइमर की नज़र कैंपस में टहलते एल्बर्ट आइंस्टाइन पर पड़ती है
और वो फौरन दौड़े दौड़े उनके पास जाकर उनसे कुछ बातें करने लग जाते हैं और उनके पीछे पीछे लुइस स्ट्रॉस भी आइंस्टाइन की तरफ आने लगता है। और लुइस के कुछ कहने पर एल्बर्ट आइंस्टाइन लुइस की बात का जवाब दिए बिना ही वहां से चले जाते हैं। लुइस स्ट्रॉस इंसल्टेड फील करते हैं और उनको लगता है कि ओपेनहाइमर ने एल्बर्ट आइंस्टाइन को उनके खिलाफ भड़काया। और ये वो मोमेंट था दोस्तों जब से लुइस स्ट्रॉस के मन में ओपेनहाइमर के लिए क्रोध की अग्नि दहकने लगती है। हिरोशिमा नागासाकी के हमले के बाद लुइस स्ट्रॉस हाइड्रोजन बॉम्ब के डेवलपमेंट पर जोर देते रहे, लेकिन ओपेनहाइमर हमेशा हाइड्रोजन बॉम्ब के खिलाफ ही खड़े रहे। और ये बात लुइस स्ट्रॉस को ओपेनहाइमर से वैचारिक तौर पर और दूर ले जा रही थी, यानी दोनों के बीच में वैचारिक मतभेद पैदा कर रही थी। ओपेनहाइमर के हाइड्रोजन बॉम्ब के खिलाफ होने की वजह से कई लोग उनको रशिया का एजेंट तक कहने लग जाते हैं। अब जनरल एडवाइजरी कमेटी में खूब सारे जजेस, वकील, साइंटिस्ट्स में डिस्कशन चल रहा होता है। साइंटिस्ट लुइस स्ट्रॉस से सवाल करते हैं कि वो मेडिकल पर्पस के लिए रेडियो आइसोटोप्स को एक्सपोर्ट करके यूनाइटेड स्टेट्स की सिक्योरिटी को खतरे में डाल रहे हैं। और इस बात पर फिर से ओपेनहाइमर लुइस स्ट्रॉस का मजाक उड़ा देते हैं और अब लुइस ओपेनहाइमर से बदला लेने का मौका तलाशने लग जाते हैं। एंड फाइनली लुइस स्ट्रॉस को एक आइडिया आता है कि ओपेनहाइमर को लेकर एटॉमिक एनर्जी कमीशन पर्सनल सिक्योरिटी बोर्ड की हियरिंग की जाए, जिसमें उनको रशिया का एजेंट और एक कम्युनिस्ट साबित किया जाए और साथ ही साथ ओपेनहाइमर का ऑल एरिया सिक्योरिटी क्लियरेंस कैंसिल कर दिया जाए। यहाँ तक कि हिरोशिमा नागासाकी के अटैक्स के लिए भी ओपेनहाइमर को ही कसूरवार ठहराया जाए। दोस्तों 1954 में लगभग 19 दिनों तक चली एटॉमिक एनर्जी कमीशन की हियरिंग में ओपेनहाइमर से आड़े टेढ़े तिरछे सवाल पूछे गए। उनके साथ ही साइंटिस्ट्स जो मैनहट्टन प्रोजेक्ट में उनके साथ काम कर रहे थे और उनकी वाइफ किटी से भी कई सवाल पूछे गए। ओपेनहाइमर अंदर से पूरी तरह टूट चुके थे, वो लुइस स्ट्रॉस के शिकंजे में आ गए थे। एंड फाइनली इस हियरिंग के बाद ओपेनहाइमर का सिक्योरिटी क्लियरेंस कैंसिल कर दिया गया और अब से उनको यूएस गवर्नमेंट के एटॉमिक सीक्रेट्स को जानने का कोई हक नहीं था और इस वजह से उनके करियर का दुखद अंत हो गया। 1958 में लुइस स्ट्रॉस प्रेसिडेंट आइजनहावर की लीडरशिप में सेक्रेटरी ऑफ कॉमर्स के पद के लिए नॉमिनेट हुए, लेकिन 2 महीनों की हियरिंग्स के बाद अमेरिकन सेनेट ने उनके नॉमिनेशन को रिजेक्ट कर दिया और आखिरकार ओपेनहाइमर पर उनके किए जुल्मों का लुइस स्ट्रॉस को अंजाम भुगतना ही पड़ा। सिक्योरिटी क्लियरेंस कैंसिल होने के बाद ओपेनहाइमर न्यूक्लियर फिजिसिस्ट तो नहीं रहे, लेकिन उन्होंने फिजिक्स के लेक्चर्स देना जारी रखा और 1963 में उनको एनरिको फर्मी अवार्ड से नवाजा गया। लेकिन ओपेनहाइमर के दिल की गहराइयों में हिरोशिमा नागासाकी पर हुई एटॉमिक बॉम्बिंग्स के लिए हमेशा दुख बना रहा। अब ओपेनहाइमर और एल्बर्ट आइंस्टाइन की वो बातचीत दिखाई जाती है जिस पर लुइस स्ट्रॉस को शक था कि ओपेनहाइमर आइंस्टाइन को उनके खिलाफ भड़का रहे होते हैं, लेकिन एक्चुअल में ओपेनहाइमर ने आइंस्टाइन से ये कहा होता है कि अमेरिका के लोग उनको रशिया का एजेंट बोल रहे हैं। इस बात पर आइंस्टाइन ओपेनहाइमर को यूनाइटेड स्टेट्स छोड़ देने की सलाह देते हैं और कहते हैं कि वो भी अपना देश जर्मनी छोड़कर अमेरिका आ गए। मतलब ओपेनहाइमर ने एल्बर्ट आइंस्टाइन को लुइस स्ट्रॉस के खिलाफ नहीं भड़काया था। दोस्तों इसी के साथ ही अमेजिंग फिल्म एंड हो जाती है। दोस्तों अगर आप क्रिस्टोफर नोलन की बनाई एक ग्रेट फिल्म थिएटर में देखना चाहते हैं तो ओपेनहाइमर की लाइफ के बारे में रिसर्च करके ही जाइएगा, वरना सब ऊपर से निकल जाएगा। वैसे मैंने ओपेनहाइमर और हिरोशिमा नागासाकी पर एक वीडियो पहले से बना रखा है, उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। दोस्तों वीडियो के नीचे कमेंट करके ये ज़रूर बताइएगा कि आपको क्या लगता है उस टाइम पर यूएस प्रेसिडेंट रहे हैरी ट्रूमन ने हिरोशिमा नागासाकी पर एटम बॉम्ब्स गिराकर सही किया या गलत। दोस्तों अगर ये वीडियो आपको पसंद आया हो, कुछ नया जानने को मिला हो, तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, जिससे इस चैनल के आने वाले हर वीडियो का नोटिफिकेशन आपको टाइम पर मिल जाएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो।